हेलो स्टूडेंट, लास्ट क्लास में हम लोगों ने डायरेक्ट और इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी के बारे में पढ़ा था। एंड उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था कि जो डेमोक्रेसी होती है या जो डेमोक्रेटिक इलेक्शंस होते हैं उसकी क्या क्या कंडीशंस होती हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है इलेक्शन सिस्टम इन इंडिया। हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट था वो यही था कि इलेक्शन सिस्टम इन इंडिया मतलब इंडिया में जो इलेक्शन सिस्टम है वो कैसा है। इंडिया का जो इलेक्शन सिस्टम है उसमें दो मेथड्स यूज़ किए गए हैं। फर्स्ट इज FPTP एंड सेकंड इज PR। एक्चुअली इलेक्शन के दो मेथड मेजर होते हैं, FPTP एंड PR। FPTP इज फर्स्ट पास्ट एंड पोस्ट सिस्टम, सेकंड इज प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम। ठीक है, अब ये दो मेथड यूज़ कहाँ कहाँ किए गए हैं, किस तरह यूज़ किए जाते हैं वो देखते हैं। FPTP सिस्टम इज फॉलोड फॉर द इलेक्शन ऑफ लोकसभा, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज एंड लोकल बॉडी। मतलब जो लोकसभा है उसके लिए, जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज हैं उनके लिए, एंड जो लोकल बॉडीज़ है लाइक पंचायती चुनाव हुए, सरपंच के चुनाव, इन ये जो इलेक्शंस होते हैं ना, जो लोकल बॉडीज़ के होते हैं, उन सब के लिए कौन सा सिस्टम यूज़ किया गया है? हमारे यहाँ पे FPTP सिस्टम को ही यूज़ किया गया। अब FPTP सिस्टम क्या होता है कि ये एक सिंपल मेजोरिटी सिस्टम होता है। इसके अंदर क्या होता है कि जो हमारा जैसे कंट्री है उस कंट्री को हमारा 545 कॉन्स्टिट्यूएंसीज में बांटा गया है। ठीक है, अब हर कॉन्स्टिट्यूएंसी से एक मेंबर मतलब अलग अलग कैंडिडेट्स खड़े होते हैं। फिर वहाँ की जो पब्लिक है वो जिस एक पर्सन को वोट करती है, मतलब जो एक पर्सन वहाँ पे जो विन होएगा वो जाके उनको रिप्रेजेंट करे। ये हमारा FPTP सिस्टम होता है। ठीक है, इसके अंदर मतलब जो मेन जो गवर्नमेंट बनाने के लिए ज़रूरी होता है वो बहुत ज़्यादा मेजर, मतलब उसके अंदर जो होते हैं ना मेजोरिटी के चांसेस थोड़े अच्छे बढ़ जाते हैं। किसी एक पार्टी को सीट्स ज़्यादा मिलती है तो वो गवर्नमेंट बनाती है। सेकंड, इसके अंदर क्या होता है कि जो ट्रूली जो मतलब वो होता है ना कि कैंडिडेट को के ऊपर फोकस किया जाता है, इंडिविजुअल्स के ऊपर फोकस होता है, सिर्फ एक पार्टी पर फोकस नहीं होता। मतलब और जो होता है ना कि मतलब 50% से थोड़े से वोट ज़्यादा लेके, अब जैसे एक छोटी सी जगह का एग्जांपल लेते हैं। जैसे राजस्थान एक स्टेट है, यहाँ से 10 कैंडिडेट्स खड़े हो गए। ठीक है, अब 10 कैंडिडेट में से किसी को 2% वोट मिले, किसी को 3% मिले, किसी को 35% मिल गए, किसी को 45% मिल गए। अब ज़रूरी नहीं है कि जिसको 50% से अबव मिलेंगे वही जीतेगा। नो, जिस पर्सन को मैक्सिमम वोट मिल गए, मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ वोट मिल गए, वो जीत गया। लाइक हो सकता है कि मैक्सिमम परसेंटेज जिसको वोट मिले वो 45% ही मिले और बाकी कैंडिडेट्स में डिस्ट्रीब्यूट, तो वो 45% वाला भी क्या हो जाएगा, वो उस कॉन्स्टिट्यूएंसी से क्या माना जाएगा, विन माना जाएगा। वो उस कॉन्स्टिट्यूएंसी का वो हो जाएगा, विनर हो जाएगा। ठीक है, आप समझ में आया। ठीक है, नेक्स्ट आता है इसके जो अदर नेम है वो है प्लूरलिटी सिस्टम भी इसको कहा जाता है। एंड हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, हमारे इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके अंदर इसी तरह इलेक्शंस होने का कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन किया हुआ है। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट आता है। अब चलो ठीक है, हमने देख लिया जो FPTP जो हमारा सिस्टम है, जो FPTP का जो हमारा जो इलेक्शन सिस्टम है वो कहाँ कहाँ आता है। लोकसभा के इलेक्शंस में आता है, लेजिस्लेटिव असेंबलीज के इलेक्शंस में आता है। लाइक हम नहीं चुनते पार्लियामेंट में जो हमारे मेंबर्स जाते हैं उनके लिए जो इलेक्शंस होते हैं वो हमारे FPTP सिस्टम पर होते हैं। नेक्स्ट जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज होती है, हम लोग देखते हैं हमारे चीफ मिनिस्टर के लिए, मतलब डायरेक्टली सिर्फ चीफ मिनिस्टर के लिए नहीं, मतलब हमारी लेजिस्लेटिव असेंबली होती है उसके लिए भी जो वो होते हैं इलेक्शंस होते हैं वो FPTP सिस्टम पर ही होते हैं, एंड जो लोकल बॉडीज़ हैं उनके लिए। ठीक है, अब आता है नेक्स्ट कि फिर जब ये सारे इलेक्शन इसमें हो गए तो फिर PR वाले इलेक्शंस का होता है। फर्स्ट, an electoral system in which voters select parties rather than individual candidates and parties are representative in legislations proportion to the shares of votes they win। अब क्या होता है, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन इज दैट कि पूरा जो कंट्री है वो एक कॉन्स्टिट्यूएंसी माना जाएगा। पूरे कंट्री में एक कॉन्स्टिट्यूएंसी मानी जाएगी और वहाँ पे कुछ पार्टीज खड़ी होंगी और जो कंप्लीट जो सब जगह वोट होंगे, और वोट होने के बाद में जो पार्टी मेजोरिटी मतलब जो पार्टी मैक्सिमम वोट लेकर जाएगी वो विन हो जाएगी। ठीक है, ये होता है प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। इसके अंदर इंडिविजुअल्स को
मतलब इंडिविजुअल को प्रेफर नहीं किया जाता है, किसको प्रेफर किया जाता है, पार्टीज को प्रेफर किया जाता है, इंडिविजुअल को प्रेफर नहीं किया जाता, फर्स्ट। सेकंड, क्लियर मेजोरिटी आना बहुत ज़रूरी होता है, नहीं तो वो कहते हैं ना मिक्स्ड गवर्नमेंट बनती है कि 2 या 3 पार्टीज मिलकर गवर्नमेंट बना रही है, वो भी एक प्रॉब्लमैटिक होता है, क्योंकि समटाइम्स क्या होता है, अगर पार्टीज के बीच में कोई भी कॉन्फ्लिक्ट होता है तो कहीं ना कहीं वो गवर्नमेंट फिनिश हो जाती है। तो प्रॉब्लम ये आती है कि पीआर में पूरी कंट्री को एक कॉन्स्टिट्यूएंसी मान तो लिया, कॉन्स्टिट्यूएंसी मानने के बाद में क्या होता है कि ठीक है वो हो गए, मतलब कॉन्स्टिट्यूएंसी मान लिया, कुछ पार्टीज खड़ी हुई, उन्होंने वोटिंग के लिए, मतलब लोगों ने उनके लिए वोट किया, और वोट करने के बाद में क्या हुआ कि किसी या तो एक पार्टी को, मतलब सिंपल एक पार्टी को मेजोरिटी आ जाएगी, ठीक है, और अगर एक पार्टी को मेजोरिटी नहीं आती, 2-3 पार्टीज मिलकर अगर गवर्नमेंट बनाती तो वो प्रॉब्लम करती है। ये होता है हमारा प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। सॉरी स्टूडेंट्स, इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं, यूजुअली रिजल्ट इन मल्टी पार्टी सिस्टम, मैंने बताया जो सिस्टम होता है मल्टी पार्टी हो जाता है रिजल्ट जनरली, गिव्स वॉइसेस टू माइनॉरिटी वोटर्स, मतलब माइनॉरिटी वोटर्स के लिए एक प्रॉब्लम क्रिएट होती है। वाइडर रिप्रेजेंटेटिव पीएफ पॉलिटिकल व्यू, जो रिप्रेजेंटेशन, जो एक वाइडर रिप्रेजेंटेशन होता है पॉलिटिकल व्यू पर डिपेंड करता है, ठीक है। इन इंडिया, अब आपको क्वेश्चन इज दैट कि पीआर सिस्टम हमारे यहाँ यूज कहाँ कहाँ होता है, ठीक है। पीआर सिस्टम ऑन अ लिमिटेड स्केल ऑफ फॉर इनडायरेक्ट इलेक्शन, सॉरी स्टूडेंट्स, the constitution prescribes a third and a complex variation of the PR system for the election of president, vice president and for the election to the राज्य सभा एंड विधान परिषद। मतलब जो PR वाला जो सिस्टम है हमारा, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन का जो सिस्टम है, वो हमारा प्रेसिडेंट के इलेक्शन में यूज़ किया जाता है, वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में यूज़ किया जाता है, एंड राज्यसभा इलेक्शंस में यूज़ किया जाता है, एंड विधान परिषद में यूज़ किया जाता है। क्योंकि क्या होता है कि जो प्रेसिडेंट होते हैं हमारे, जो वाइस प्रेसिडेंट होते हैं, ये इनडायरेक्टली इलेक्टेड होते हैं, डायरेक्टली इलेक्टेड नहीं होते, मीनिंग कि मतलब डायरेक्टली सिटीजन्स प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट को इलेक्ट नहीं करती है, जो हमारे जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, जो हमने इलेक्ट किए हैं, वो रिप्रेजेंटेटिव प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट को इलेक्ट करते हैं, ठीक है। अब इसमें सिस्टम कैसे होता है कि जैसे कुछ पार्टीज अपने अपने कैंडिडेट्स खड़े करती है फॉर द पोस्ट ऑफ प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट एज अ कंटेंडर, ठीक है, उन्होंने खड़ा किया, एंड फिर वोटिंग सिस्टम स्टार्ट होता है। वोटिंग प्रपोर्शन पे, वोटिंग जो होती है वो प्रपोर्शन बेस्ड होती है कि एक पर्सन के कितने वोट माने जाएंगे, उसका एक फॉर्मूला होता है, और वो उस पर बेस्ड ये चीज़ें काम करती है, ठीक है। इस तरह उनके इलेक्शंस होते हैं। तो पीआर सिस्टम एक लिमिटेड स्केल पर, चलो ठीक है, जैसे हमारा कंट्री है, हमारा कंट्री बहुत बहुत ज़्यादा बड़ा है, हमने देखा था डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ में, जो हमारे यहाँ का जो सिस्टम है उसमें ये होना चाहिए कि किसी भी पर्सन को खड़े होने की परमिशन होनी चाहिए, ठीक है। अब क्या होता है कि पीआर सिस्टम में मेन प्रॉब्लम ये आती है कि पीआर सिस्टम में जो गवर्नमेंट चूज़ होती है ना, वो पार्टीज़ के बेसिस पर गवर्नमेंट चूज़ किया जाता है, ठीक है, पर्सन को पार्टी बेस पर चूज़ किया जाता है। अब जैसे पीआर सिस्टम है किसी कंट्री में, मान लिया किसी कंट्री में पीआर सिस्टम होने के बाद में पूरा कंट्री एक कॉन्स्टिट्यूएंसी है। पहली बात कि ना कुछ मेजर पार्टीज करी और कुछ इंडिविजुअल्स खड़े, तो लोग किसे प्रेफर करेंगे ज़्यादा, पार्टीज को या इंडिविजुअल्स को? मेनली लोग किसको प्रेफर करते हैं, पार्टीज को प्रेफर करते हैं, क्योंकि उन्हें पता होता है कि पार्टीज अगर कुछ काम करेंगी तो पार्टीज कहीं ना कहीं मच पावरफुल है इन कंपेयर ऑफ इंडिविजुअल के। तो इंडिविजुअल के मतलब वो होने के चांसेस, क्या कहते हैं, इंडिविजुअल के जीतने के चांसेस कम होते हैं। सेकंड क्या होता है कि जो माइनॉरिटी होती है, कंप्लीट एक कॉन्स्टिट्यूएंसी है, उस कंप्लीट कॉन्स्टिट्यूएंसी में 3 पार्टीज है, 3 पार्टीज में 2 पर तो फिर भी चलो ठीक है, लोगों का काफ़ी फेथ है, थर्ड वाली पार्टी इनिशियल स्टेजेस पर है मान लिया, या माइनॉरिटीज़ की पार्टी है, तो उसको कौन वोट करेगा, माइनॉरिटी। अब माइनॉरिटी ने वोट किया है तो माइनॉरिटीज़ के वोट काफ़ी कम होंगे, नंबर ऑफ वोट्स काफ़ी कम होंगे, तो कहीं ना कहीं उस माइनॉरिटी वाली पार्टी को चांस नहीं मिलेगा पीआर में, पीआर वाला अगर सिस्टम होता है, ठीक है।
और कॉन्स्टिट्यूएंसी वाला की अलग अलग खूब सारी कॉन्स्टिट्यूएंसी है, FPTP है। तो ये भी हो सकता है कि एक सिस्टम ये होगा, ठीक है, माइनॉरिटी ने एक साथ कलेक्ट होकर 30-35% लोग जो माइनॉरिटी के हैं, बाकी सारे लोग अदर उसके, ठीक है, 30-35% माइनॉरिटी पाते हैं। पर वो जो अदर जो लोग हैं वो तो बट जाएंगे कि किसी ने मान लिया कि किसी जैसे बीजेपी है, बीजेपी तो चलो ठीक है, तो लार्जेस्ट तृणमूल कांग्रेस, छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं, तृणमूल कांग्रेस उसको सपोर्ट करने वाले एक पर्टिकुलर स्टेट में लोग काफ़ी कम हैं, जबकि कांग्रेस, बीजेपी और अदर जो इंडिविजुअल इनको सपोर्ट, तो 35% मान लिया कि तृणमूल कांग्रेस को मिलकर, बाकी के जो वोट्स हैं वो कहीं डिस्ट्रीब्यूट हो गए इंडिविजुअल में और कांग्रेस में और बीजेपी में, मतलब इस तरह से अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट हो गए। तो कहीं ना कहीं वो 35% माइनॉरिटी ने अगर एक साथ यूनिटी में आके अगर अपनी पार्टी को वोट किया है, तो क्या चांसेस होंगे कि वो माइनॉरिटी वाली पार्टी इलेक्शन विन कर जाएगी और उनके वहाँ से माइनॉरिटी वाला रिप्रेजेंटेटिव बनेगा। जबकि PR में ऐसा सिस्टम नहीं पॉसिबल है, क्योंकि माइनॉरिटी वोट्स कम होंगे तो वहाँ पे वो किसी एक पार्टी को विन नहीं करा सकते, या एक पर्टिकुलर पर्सन को विन नहीं करा सकते, या ये कह लो पर्टिकुलर अपने ग्रुप को विन नहीं करा सकते, ठीक है। तो PR का और FPTP का ये भी एक प्रॉब्लम है। सेकंड, जो FPTP में होता है कि FPTP में क्या होता है, इंडिविजुअल पार्टिसिपेट करना में थोड़ा ईजी रहता है, एक छोटी कॉन्स्टिट्यूएंसी में जानना और एक लार्ज स्केल पर जानने में बहुत फ़र्क आता है। जैसे आज हम छोटे से देखें कि वार्ड में जो इलेक्शंस होते हैं उसमें होता है कि ठीक है, वार्ड में इलेक्शन हुए, कुछ तो मतलब कैंडिडेट खड़े हो गए, बीजेपी से भी खड़े हो गए, इससे कांग्रेस से भी खड़े हो गए, सॉरी, और कुछ इंडिविजुअल भी खड़े हो गए। अब उस वार्ड में क्या होगा कि हो सकता है कि वो इंडिविजुअल खड़ा हुआ कैंडिडेट भी जीत जाए, क्योंकि उसकी वार्ड में उस अपने एरिया में एक स्पेशल जान पहचान है, तो हो सकता है वो वहाँ से वो इलेक्शंस विन कर जाए। पर प्रॉब्लम ये है कि अगर PR में ऐसा सिस्टम होगा तो ज़रूरी थोड़ी हर पर्सन को मतलब इंडिविजुअल को सब जने जाने या उसकी अपनी एक अच्छी खासी इमेज हो, तो चांसेस बहुत कम हो जाते हैं इंडिविजुअल के जीतने के, ठीक है। तो ये सारे प्रॉब्लम्स आते हैं। चलिए ठीक है, अब हम ना इनको अच्छे से कंपैरिजन इन दोनों का पढ़ लेते हैं कि इन दोनों का कंपैरिजन क्या है। द कंट्री इज डिवाइडेड इनटू स्मॉल The country is divided into small geographical units called constituencies और districts। मतलब जो country होता है वो FPTP में तो divided होता है, geographical units बनी हुई होती है constituencies या districts के नेम पर, जैसे हमारे यहाँ है districts है, state है, districts है, ठीक है। तो इस हिसाब से ये सिस्टम होता है। सॉरी, थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रहा है, वो पीछे कुछ कहते हैं ना, आजकल हमारे यहाँ सफाई अभियान हमारे पूरे कंट्री में चल रहा है, तो उस वजह से थोड़ा सा डिस्टर्बेंस है। वापस हम कंटिन्यू करते हैं FPTP सिस्टम को। FPTP सिस्टम में क्या होता है, जो कंट्री होता है पूरा का पूरा वो डिवाइडेड होता है जोग्राफिकल यूनिट्स में, डिस्ट्रिक्ट्स, मतलब जोग्राफिकल यूनिट जो है पूरे कंट्री का वो डिस्ट्रिक्ट्स या फिर कॉन्स्टिट्यूएंसीज में क्या होगा, डिवाइडेड होगा। जबकि जो PR सिस्टम होगा वो लार्ज जोग्राफिकल एरियाज आर demarcated as constituency, the entire country may be a single constituency। मतलब जो PR सिस्टम में क्या होगा, पूरा जो कंट्री होगा वो एक ही कॉन्स्टिट्यूएंसी माना जाएगा, अलग अलग उसके पार्ट्स नहीं होंगे। एवरी कॉन्स्टिट्यूएंसी इलेक्ट्स वन रिप्रेजेंटेटिव। और FPTP में क्या होता है, हर कॉन्स्टिट्यूएंसी से एक रिप्रेजेंटेटिव आता है, जबकि एक मतलब FPTP सिस्टम में हर कॉन्स्टिट्यूएंसी से एक रिप्रेजेंटेटिव आ जाता है। और PR सिस्टम में क्या होता है कि हर मतलब एक ही कॉन्स्टिट्यूएंसी आती है और मतलब एक से ज़्यादा रिप्रेजेंटेटिव आ सकते हैं। मैंने बताया ना कि मल्टी पार्टी सिस्टम हो जाता है कि हो सकता है किसी एक को क्लियर मेजोरिटी ना मिले। FPTP सिस्टम में क्या होता है, वोटर्स जो है ना वो वोट करते हैं कैंडिडेट को, ठीक है। वोटर्स वोट्स फॉर अ कैंडिडेट, मतलब इसके अंदर एक कैंडिडेट के लिए वोट हो रहा है। और PR सिस्टम में वोटर्स किसको वोट करते हैं, एक पार्टी को वोट करते हैं, हमने अभी डिस्कस किया, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट इज अ पार्टी में गेट मोर सीट्स देन वोट्स इन द लेजिस्लेचर, ठीक है। पार्टी जो होती है वो वोट्स के थ्रू लेजिस्लेचर में कुछ मतलब ज़्यादा सीट्स मिल सकती है उनको। And every party gets in the legislature in proportion of the percentage of votes that it gets। अब क्या हुआ
कि चलो ठीक है, हमारे पीआर सिस्टम मतलब एफपीटीपी में क्या हुआ कि कॉन्स्टिट्यूएंसी जरूरी नहीं है हर कॉन्स्टिट्यूएंसी से एफपीटीपी सिस्टम में एक ही पार्टी जीते, बस उन्हें जो जैसे 545 सीट्स है उसका कुछ जो 50% से अबव जो सीट्स हैं उतनी 51% सीट्स भी मिल जाती है, तो क्या हो जाता है 50% सीट्स भी मिल जाती है तो पार्टी गवर्नमेंट वो कर सकती फॉर्म कर सकती है। जबकि इसके अंदर क्या होता है कि एक परसेंटेज होना चाहिए वोट्स का, अगर वो मिलेगा तो ही आप क्या बना पाओगे, गवर्नमेंट बना पाओगे, नहीं तो गवर्नमेंट नहीं बनेगी। और इसके अंदर प्रॉब्लम ये आती है कि जनरली क्या होता है कि इसमें पार्टीज़ में मतलब एक पार्टी मुश्किल ही ऐसा होता है कि एक पार्टी को मेजोरिटी ना मिले, ऐसा बहुत कम चांस पे हुआ है कि एक पार्टी को मेजोरिटी ना मिले, दो पार्टीज मिलके मतलब दो पार्टी मतलब कुछ वो कहते हैं ना रिप्रेजेंटेटिव को अपने साइड में लेके और करके वो गवर्नमेंट बना लेते हैं। जबकि इसमें ये सिस्टम नहीं चल सकता है, आप किसी कैंडिडेट को नहीं ले सकते क्योंकि ये पार्टी बेसिस वो है इलेक्शन से। नेक्स्ट है कैंडिडेट हु विंस द इलेक्शन में नॉट गेट मेजोरिटी 50% प्लस 1, मतलब ज़रूरी नहीं है कि कैंडिडेट को 50% प्लस मतलब 51% तक के वोट्स मिले ही मिले। जबकि पीआर सिस्टम में मेजोरिटी के लिए 50 इसके अंदर सीट्स चाहिए होती है, इसके अंदर वोट्स चाहिए होते हैं। मतलब ये जो हमारा एफपीटीपी जो सिस्टम होता है वो वोट सीट्स के बेसिस पर होता है, जबकि हमारा पीआर जो होता है वो वोट्स बेसिस पर होता है। अगर क्लियर मेजोर इलेक्शन में क्लियर विन होना है, क्लियर मेजोरिटी चाहिए तो 50% से अबव वोट्स होना कंपलसरी है, नहीं तो आप एक गवर्नमेंट फॉर्म नहीं कर सकते हो आप। मतलब फिर वो एक या दो पार्टीज मिलके गवर्नमेंट फॉर्म करेगी, जबकि यहाँ पर वोट्स भले ही ज़्यादा नहीं हो पर अगर सीट्स ज़्यादा मिल गई हैं तो आप गवर्नमेंट फॉर्म कर सकते हो। इसके अंदर ये प्रॉब्लम नहीं आएगा कि आपके पास मतलब वो नंबर ऑफ वोट्स तो कम है पर आपके पास में मतलब नंबर ऑफ वोट्स कम है पर आपके पास सीट्स अगर ज़्यादा है तो इंडिया में गवर्नमेंट फॉर्म हो जाती है। और जनरली हमारे यहाँ ऐसा ही होता है, ज़रूरी नहीं नंबर ऑफ वोट्स ज़्यादा मिले हो। कि अब क्या होता है किसी एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में कोई एक बीजेपी का कैंडिडेट है, वहाँ से बीजेपी कैंडिडेट खड़ा हो और उसको बिल्कुल 90% वोट्स मिल गए, है ना। बहुत सारी सीट्स है जिनके ऊपर बीजेपी कैंडिडेट्स को 90% वोट्स मिल गए, वोट्स तो काफ़ी सारे मिल गए पर फिर भी मैक्सिमम जगह पर जो विन हुई पार्टी वो है कांग्रेस। तो गवर्नमेंट कौन फॉर्म करेगी, कांग्रेस करेगी, क्योंकि उसके खड़े किए हुए जो कैंडिडेट है वो जीत कर आए हैं। मैक्सिमम वोट लेकर आए वो ज़रूरी नहीं है, जीत के आना ज़रूरी है। जबकि इसके अंदर मैक्सिमम वोट लाओगे तो ही आप विन कर पाओगे और तो ही आप गवर्नमेंट फॉर्म कर पाओगे, बिना मैक्सिमम वोट्स के आप गवर्नमेंट फॉर्म नहीं कर सकते। ठीक है, इसके बाद में आता है इसके जो एग्जाम्पल्स है वो है यूके एंड इंडिया। इंडिया एंड यूके में एफपीटीपी सिस्टम पे हमारे वो होते हैं इलेक्शंस होते हैं, जबकि इजराइल और नीदरलैंड में हमारे किसके कौन से वो होते हैं इलेक्शंस, हमारे यहाँ पे पीआर सिस्टम वाले इलेक्शंस होते हैं। क्योंकि जनरली क्या होता है पीआर सिस्टम वहीं पर एप्लीकेबल होता है जहाँ पे जो जोग्राफिकल एरिया है वो छोटा हो। जैसे इजराइल एक छोटा कंट्री है, नीदरलैंड एक छोटा कंट्री है, तो वो कंप्लीट एक कॉन्स्टिट्यूएंसी रख के इलेक्शंस करा सकते हैं और वो होता है स्मॉल स्केल होता है। जबकि यूके एंड इंडिया इतने बड़े बड़े कंट्रीज़ हैं कि इसको यूनिट्स में डिवाइड करके एंड सेकंड इतने बड़े कंट्रीज़ में एक सिंपल सिंगल मतलब मेजोरिटी लेना ज़रूरी होता है, क्योंकि मिक्स्ड गवर्नमेंट में कहीं ना कहीं गवर्नमेंट पे एक खतरा बना रहता है। बहुत सारी चीज़ें होती है जिसमें मेजोरिटी नहीं होने पर बहुत सारी पॉलिसीज़ रुकने के चांसेस भी बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। ये सारे प्रॉब्लम्स इसके अंदर आते हैं। ठीक है, अब जैसे जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को जो जिन्होंने बनाया था या जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के फॉर्म करने वाले जो लोग थे वो कहीं ना कहीं इस चीज़ को जानते थे कि इंडिया जो इतना बड़ा कंट्री है अगर वहाँ पे मल्टी पार्टी गवर्नमेंट होगी तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट बाउंडेशंस में रहेगी किसी भी डिसीजन के लिए। ठीक है, मल्टी पार्टी भी दो पार्टी से मिलकर गवर्नमेंट फॉर्म करी, आधे उस पार्टी के नेता हो गए मिनिस्टर्स हो गए, आधे इस पार्टी के मिनिस्टर्स हो गए। तो हो सकता है कि जैसे कोई बिल आया तो एक पार्टी ने डिसाइड किया नहीं हमें तो ये क्लियर नहीं कराना, तो वो उस चीज़ के लिए वोट नहीं करेंगे, वो वोट नहीं करेंगे तो बिल पास नहीं होएगा। तो कहीं ना कहीं ये सब बाउंडेशंस आ जाएगी। इसलिए जो इंडिया के जो कॉन्स्टिट्यूशन मतलब जो कॉन्स्टिट्यूशन वाले जो
जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाने वाले लोग थे उन्होंने किसके ऊपर फोकस किया, उन्होंने फोकस किया कि क्लियर मेजोरिटी वाली गवर्नमेंट बननी चाहिए ताकि यहाँ पर डेवलपमेंट में कोई भी हर्डल्स ना आए। ठीक है, अब आता है कि मतलब एफपीटीपी के सक्सेस होने के रीजंस क्या क्या है। सिंप्लिसिटी एंड अकाउंटेबिलिटी, ठीक है, सबसे पहला रीजन इसका। सेकंड आता है स्टेबल गवर्नमेंट एंड वाइड रिप्रेजेंटेशन। मतलब ये तीनों इसके रीजन है एफपीटीपी के सक्सेसफुल रहने के हमारे इंडिया में। ठीक है, इनको डिटेल में हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे।